और कोई काम हो तो मैं इधर ही रहूंगा, यहाँ ठंड और ओस में बीमार पड़ जाओगे। श्रीमान सिंह ने हमदर्दी से कहा, इधर आगे बरामदे में चले जाओ, हम लोग ज्यादा वक्त अंदर ही गुजारेंगे। वारफाना अंदाज में धीमे से हंसा और बोला, साहब हम लोग समंदर के कीड़े हैं, सर्दी और गर्मी में इसी पानी से लड़कर जिंदा रहते हैं। ठंड और ओस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। हाँ, रेत से निकलने वाले जहरीले कीड़ों से डर लगता है। तुम भी बाहर निकलो तो जरा ख्याल रखना, ये कीड़े चांदनी रातों में ज्यादा नजर आते हैं। अहमद के तारुफ के लिए वो गुफ्तगू काफी थी। वो मछेरों के कबीले का कोई मकामी था जो अपनी सहल पसंदी की वजह से आबाई पेशे को खैरबाद कहकर उन हट्स की चौकीदारी पर गुजारा कर रहा था। हाक्स बे के इलाके में ऐसा हर चौकीदार 10-5 हट्स की निगरानी करता था। उन्हें हट्स के मालिकान से मिलने वाली कलील तनख्वाह से बड़ा फायदा यह था कि छुट्टी के दिनों में तफरीह के लिए इधर आ निकले हुए लोगों को 150 रुपए लेकर अपने हट्स के सायादार बरामदे में इस्तेमाल के लिए जगह दे देते थे। कोई पार्टी मुट्ठी ज्यादा गर्म करने की तौफीक रखती हो तो सुगैर आबाद हट्स के कमरों और फर्नीचर वगैरह से भी फैज़याब होने का मौका मिल जाता था। अहमद की आंखों में कूदने वाली मखसूस चमक और लबो लहजे की गर्मी से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वह हैजान के आलम में था। उसे मालूम था कि सोडे के क्रेट बिला वजह ठंडे नहीं कराए गए थे। उसका मेल लाल परी ही से मिलता था। वीरान साहिल पर शराब पीने वालों के साथ मिस लोग भी हों तो इन रातों का तमाशा अहमद को न जाने कितनी रातों तक सोने न देता होगा, और वह मौसम की परवाह किए बगैर जौलानी के उन ही लम्हों के इंतजार में वहां रात काली करने पर आमादा था। श्रीमान सिंह को लाने वाला ड्राइवर अहमद के पास ही रुक गया था। मैंने श्रीमान सिंह के साथ बरामदे की दूसरी ही सीढ़ी पर कदम रखा था कि हट का दरवाजा खुला और मेरी आंखों के सामने कयामत सी गूंज गई। हाक्स बे के साहिल पर रात गुजारने का जिक्र करते हुए श्रीमान सिंह ने खासी रंगामेजी से काम लिया था और उसमें इलाके की बेबरगोबार फिजा से वाकिफ होते हुए भी खामोशी ही में मैंने आफियत समझी थी। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि श्रीमान सिंह ने वहां अपना दिल बहलाने का हर सामान जमा किया हुआ था। खुले हुए दरवाजे में से धीमे और मधुर सुरों में किसी मुगनिया की रसीली आवाज आ रही थी। शायद अंदर गजलों का कोई केस चल रहा था और रंगे हुए सुनहरे बालों वाली एक सरापा गजल दरवाजे पर खड़ी हमें खुश आमदीद कह रही थी। वो किसी भी मायार और अंदाज से हसीन कही जाने के काबिल थी। कौतूहल वाजबी से थे, होंठ नजाकत से आ रही मगर आंखें चमक से भरपूर थी। लेकिन उसने अपने भरे भरे बदन पर ऐसा चुस्त और खुश रंग लिबास पहना हुआ था कि निगाहें उसके बदन के अरमान अंगेज नशीब व फराज में उलझकर हुस्न की हर रवायती तारीफ को भूल जाती थी। उसने अपनी शहाबी रंगत से फायदा उठाते हुए बहुत हल्के मेकअप का सहारा लिया हुआ था। उस पर तिरछे हुए सुनहरी बालों ने उसे बेहद जाजिब नजर बना दिया था। आओ यार श्री, उसने बढ़कर श्रीमान सिंह से हाथ मिलाते हुए बितकुल्फी से कहा, तुम्हारी बस यही अदा हमें मार देती है कि तुम हमेशा वक्त का ध्यान रखती हो, लेकिन ये देख लो कि आज भी हम तुमसे पहले पहुंचे हुए हैं। मुबारक हो, ये मर्सिडीज कब खरीदी तुमने? श्रीमान सिंह ने उसके साथ अंदर दाखिल होते हुए पूछा। मालूम होता है कि आजकल बहुत ऊंची उठ रही हो। यार हमारी सोच तो हमेशा ही ऊंची रही है, बस किस्मत जरा देर से यावरी करती है। आजकल महकमे तिजारत का एक खोस्ट अफसर हम पर मेहरबान हो रहा है। हम उसकी सूरत और बीमार आदतों से चिढ़ चुके हैं। हम उसे धुतकारते हैं तो वो बुढ़ा समझता है कि हम नखरे दिखा रहे हैं। हमारी नाज बरदारी में उसने आजकल हातम की कब्र पर लात मारी हुई है। उसी से निकाले हुए माल से हमने ये गाड़ी खरीदी है। बहुत शानदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। श्रीमान सिंह ने कहकर मार कर तारीफ की। बिल्कुल नहीं, उसने अपने बड़े बड़े दीदे मटका कर कहा। नहीं होती तो हमारी तरह होती। ये 2 साल पुराना मॉडल है। 2 क्या, मर्सिडीज तो 10 साल तक चलने के भी बाद नहीं रहती है। श्रीमान सिंह ने उसका बाजू दबाते हुए कहा, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि इस सरकारी अफसर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है जो वो तुम पर एक खजाना लुटाया जा रहा है। ये गाड़ी 18-20 लाख से कम की क्या होगी? हमारे नसीब से उसे मिल रहा है, कोई ना कोई दे ही जाता है। हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनकर अपना वक्त क्यों खराब करें? अपनी फ्याजियों की वजह से अब वो हमें कभी कभी अच्छा लगने लगा है। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं रुक गया क्योंकि एक कमरे से गुजरकर हम तीनों रास्ता ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे, जहां एक जोड़ा पहले से मौजूद था। फिजा में पुरानी अस्काच की बू रची हुई थी और फिजा में धुएं के मरगोले चकरा रहे थे। उन दोनों के सामने मेज पर सोडे की खुली हुई बोतलें और भरे हुए गिलास मौजूद थे। अस्काच की बोतल औरत के कदमों में कालीन पर रखी हुई थी। उस वक्त तक मैं उन दोनों के पीछे चल रहा था। अंदर पहुंचने के बाद श्रीमान सिंह दूसरे मर्द से मिलने के लिए पुरतपाक अंदाज में आगे बढ़ा तो मैं पेशकदमी करके सुनहरे बालों वाली के बराबर में पहुंच गया। अरे माफ करना, उसने माजरत खाना अंदाज में फौरन ही अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। बातों में हम तुम्हें तो भूल ही गए थे। हाउ सिली, इतनी देर होगी और हमने अपना तारुफ तक नहीं करवाया। हमें लिली कहते हैं, शी इज पारो, और उसका साथी रवि है। सारे निकनेम ही चल रहे हैं तो मैं डैनी हूँ। मैंने गर्मजोशी के साथ उसका हाथ दबाते हुए कहा। लिली खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी अल्लड़ देहातन के हाथों से चांदी के घुंघरू संगलास जमीन पर गिरकर बच उठे हो।
उसकी हंसी बहुत मुतरन्नम और दिल आवेज थी। वो हंसी तो उसके भरे भरे शहाबी रुखसारों पर दोनों तरफ गहरे गड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी कशिश में और इजाफा कर दिया। खुश ज़ौक़ मालूम होते हो, वो मेरे साथ सोफों की तरफ बढ़ते हुए बोली। पढ़े लिखे और शाइस्ता लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है। तुम स्ट्रांग लेते हो या लाइट? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा, फिर रास्तगी से कहा, नीट, नो मिक्सिंग। हाउ स्वीट। वो खुशी से उछल पड़ी। हम भी नीट ही पीते हैं। शराब जब तक पिघली हुई आग की तरह हल्क और छाती को ना चलाए मजा नहीं देती, लेकिन श्री कहता है कि खालिद शराब उम्र आधी कर देती है। तुम्हें कुदरत ने इतना हसीन बनाया कि तुम्हारी उम्र तो हमेशा आधी रहेगी। 100 बरस की होकर भी 50 की नजर आओगी, फिर उस परहेज से फायदा। मैंने उसे खुश करने और माहौल में घुल मिल जाने की नीयत से कहा, और वो बेतहाशा खुश होगी। ऐसी भरपूर और अनोखी तारीफ शायद उसने पहली बार सुनी थी। मैंने कनक्कियों से देखा कि दोनों में से किसी मर्द ने मेरे बेतुकल्फाना तबसरे पर मुंह नहीं बनाया था। मैं पारो और रवि से हाथ मिलाकर सोफे पर बैठ गया और लिली हमारे लिए गिलास बनाने लगी। उस मुलाकात के बारे में शुरू हुई से मेरे जहन में खदशात मौजूद थे, इसलिए मैं हर लम्हे बहुत होशियार और चौकन्ना रहा। बाहर गाड़ी के हेड लैंप से बंद करने से पहले मैंने देख लिया था कि वहां अहमद के अलावा और कोई जीरू मौजूद नहीं था। यह कम से कम नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद लिली सामने आई तो उसकी शख्सियत बहुत बेजरर बल्कि रसीली नजर आई। उसकी गुफ्तगू का अंदाज मुनफरिद था। वो तालीम याफ्ता भी नजर आती थी, और अगर उसने मर्सिडीज के हवाले से अपने किसी खोस्ट आशिक का जिक्र न किया होता तो मैं यही समझता कि वो किसी मालदार घराने की बिगड़ी हुई लड़की है, क्योंकि उन दिनों शहर के मुतमव्विल खानदानों की लड़कियों और औरतों में बेबकाना अंदाज में गुफ्तगू करने का रुझान रोज बरोज तरक्की पजीर था। बल्कि बाद फैशन ज़्यादा लड़कियां तो खुद को तरक्की पसंद जाहिर करने के लिए गुफ्तगू में छोटी मोटी गालियों का इस्तेमाल भी जरूरी समझने लगी थी। पारो नाजुक अंदाम और कदरे संजीदा लड़की थी। वो जीन्स और जैकेट में मलबूस थी और यूं सोच सोच कर अस्काज के घूंड ले रही थी जैसे उसका ज़हन किसी फलसफियाना मसले में उलझा हुआ था। उससे किसी मारधाड़ या हंगामा आराई की तवक्का नहीं की जा सकती थी, और यही हाल रवि का था। वो कसरती बदन का एक मालिक जरूर था, लेकिन उसके बुशरे से ऐसी पदाइशी बेपरवाही और खुशहाली का इजहार हो रहा था जो तीसरे दर्जे के गुंडों जैसी लड़ाई बढ़ाई के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते। उस पूरी भीड़ में श्री मान सिंह और उसके ड्राइवर के अलावा मुझे कोई ऐसा फर्द नजर नहीं आया था जिसकी वजह से मुझे अपनी सलामती को कोई खतरा महसूस होता। लिली वाज़े तौर पर एक रंगीन मिजाज और दिल फेंक लड़की थी। हो सकता है कि वो पेशावर काल गर्ल ही रही हो। उस तरह पारो भी मर्दों से आजादाना दोस्ती और मेलजोल की आती नजर आती थी, और शायद रवि की गर्लफ्रेंड भी थी, क्योंकि हमारी आमद पर वो दोनों अंदर ही राजो न्याज में मसरूफ रहे थे। लिली श्री मान सिंह की पसंद हो सकती थी। उन सब में एक कदर मुश्तरक ये थी कि उनके नाम हिंदुआना थे, लेकिन उस मौका पर उनकी यकचाई ने मुझे उलझन में डाल दिया था। उस वक्त तक कहीं भी खतरे की कोई अलामत नहीं थी, और बज़ाहिर वो खुशबाश और बेफिक्रे लोगों की महफिल नाउनोश मालूम हो रही थी, जहां मैं दो जोड़ों के दरमियान फंस गया था। मैं ये समझने से कासिर था कि श्री मान सिंह मुझे वहां क्यों लाया था और मुझसे क्या चाहता था। उस असना में श्री मान सिंह का ड्राइवर एक वजनी बास्केट ले आया, जिसमें से उठने वाली मिली जुली इश्तिहा अंगेज खुशबुओं में भुने हुए गोश्त की खुशबू सबसे ज्यादा नुमाया थी। अस्काज के गिलास तैयार करने के बाद लिली श्रीमान सिंह के बजाय नहायत बेतकल्फाना अंदाज में मेरे करीब आकर बैठी। तुम्हें बुखला क्या? हम कहीं और बैठ जाएं? मुझे अपने वजूद में सिमटता देखकर लिली ने मासूमाना अंदाज में पलकें झपकाते हुए मुझसे सवाल किया, तुम कुछ बेआराम से लग रहे हो। नहीं, तुम शौक से यहीं बैठो। ये तो मेरी खुशबख्ती है कि तुमको पूरे कमरे में यही जगह पसंद आई। बस मुझे श्री के अकेलेपन का ख्याल आ गया था। बुखलाहट के इब्तदाई हमले के बाद मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया। एक तो खुद तुम इतने अच्छे हो, फिर तुम्हारा नाम इतना अच्छा है। डैनी कहते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई गेंडे का सर तोड़ने वाला आ गया हो। श्री ने तो आज हमें तुम ही से मिलवाने के लिए बुलवाया है। वैसे तुम करते क्या हो? गेंडों के सर तोड़ता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा, और वो कमरा कहकों से गूंज उठा। इधर उधर की बातों और खुशखपियों में वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। मैंने महसूस किया कि लिली बेतुकल्फाना छेड़छाड़ करके मेरे असाब पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसकी ये कोशिश भी थी कि मेरे मैदे में शराब की मिकदार तेजी से बढ़ती रही। फिर अचानक ही मेरे ज़हन में एक शनाका सा हुआ, शराब और शबाब। श्रीमान सिंह ने यह देख लिया था कि मैंने उसके भरे कॉन्सुलेट में अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके मुहावजों को गैर मुसल्ला करके उन लोगों को यरगमाल बना लिया था। फिर नताज की फिक्र किए बगैर पूरी बेखौफी के साथ वो हथियार उन्हें लुटा भी दिए थे। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग की जो कैफियत थी वो मैं ही जानता था, लेकिन श्रीमान सिंह के नुक्ता नजर से वो मेरी बेचिगरी और दलेरी का एक शानदार मुशायरा था। उस तजुर्बे की बिना पर शायद श्रीमान सिंह ने यह राय कायम कर ली थी कि वो महज ताकत के बल पर मुझे चुकाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने उन दोनों हथियारों को बैक वक्त आजमाने का फैसला कर लिया जो दुनिया के किसी भी मर्द को जेर करने के लिए सनद का दर्जा रखते हैं। उस वक्त तक उसने मुझसे काम की कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ लिली उसके हिमा पर मुझे न सिर्फ तेजी से शराब पिलाई जा रही थी, बल्कि अपनी शौक अदाओं से मुझे मुश्तिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे तरगीबो तहरीस दिलाने के लिए रवि खासी नाजेबा सूरत में पारों के साथ जुड़ा बैठा था, और श्रीमान सिंह किसी तजुर्बे कार गिद्ध की तरह
अलग बैठा चोर नजरों से लिली की कारकर्दगी का जायजा ले रहा था। श्रीमान सिंह की उस गलीज हिकमत अमली का इदराक होते ही मैं उस लम्हे को कोसने लगा जब मैंने लिली को चिढ़ाने की नीयत से नीट स्कॉच पीने की फरमाइश की थी। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि लिली ने पहले गिलास के बाद स्कॉच की एक बूंद भी नहीं ली थी। वो जितनी पीती थी गिलास में सिर्फ सोडा डालकर उसी को पूरा कर लेती थी, जबकि मुझे वह हर बार खालिस स्कॉच दिए जा रही थी। मुझे अपनी हद का बखूबी अंदाजा था, लेकिन उस नाजुक मरहले पर मैं सेनी दबाव के साथ साथ जिस्मानी जमूज से भी बचना चाह रहा था। इसलिए नीट विस्की के 3 लार्ज पैक बखैर खूबी हजम कर लेने के बाद मैंने फौरी तौर पर नशे में आ जाने की अदाकारी शुरू करने का फैसला कर लिया। उन हालात में मेरे लिए वही एक तरीका रह गया था जिस पर अमल करके मैं श्रीमान सिंह को खुलकर सामने आने पर आमादा या मजबूर कर सकता था। मुझे उस हकीकत का एतराफ करने में कोई आर नहीं कि लिली के अंग अंग में सिन्फ मुखालिफ के लिए बेपनाह मकनातीसी कशिश मौजूद थी। उसके साथ बैठे बैठे कई बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश पूरी शिद्दत से बेदार हुई थी उसके नर्मोगुदाज सरापा से हमनशीनी का कुछ न कुछ खराज वसूल किया जाए। लेकिन उस वक्त तक मैं नीट विस्की पीने के बावजूद फरजांगी का मुजाहरा कर रहा था, इसलिए किसी भी आमियाना हरकत से गुरेज करता रहा। लेकिन नशे में आने की अदाकारी शुरू करते ही मैं कदरे बेरहरवी का मुजाहरा कर सकता था। इसलिए मैंने अपने लहजे को बोझल और कदरे लुकनत अमेज बनाते हुए मुदाफाना तर्ज अमल को खैर बात कह दिया। चारहाना रवैये के जेर असर की जाने वाली इब्तदाई छेड़छाड़ को लिली ने खुशगवार हैरत के साथ कबूल कर लिया। उसके नजदीक वो उसकी कामयाबी थी कि उसका जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मैं एक मुद्दत दराज से शराब नोशी की कभी आदत में मुब्तला था, लेकिन शराब पीकर कभी भी अपने आपे से बाहर नहीं हुआ था। उसके बरक्स मैंने बारहा शाइस्ता लोगों को नदीदेपन के मुजाहरे के नतीजे में खोपड़ी से बाहर होते देखा था और अच्छी तरह जानता था कि खुमार में चूर होने के बाद आदमी क्या कुछ करने लगता है। आंखों में खुमार लाने के लिए मुझे किसी अदाकारी की जरूरत नहीं थी। मैं जितनी पी चुका था वही आंखें लाल करने के लिए काफी थी। अलबत्ता लबो लहजे में बिगड़े हुए शराबी वाली हक्कलाट से जिद और तकरार में बतदरीज इजाफा करते हुए जब मैंने लिली को जरा ज्यादा परेशान करना शुरू किया तो उसने बेबसी के साथ इस्तफसार तलब निगाहों से श्रीमान सिंह की तरफ देखा और उसने अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश से लिली को वो सब सहने का इशारा कर दिया। तुम हमें थका रहे हो। लिली ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मेरे कान के नीचे सरकोशी की। उसके महकते हुए वजूद के लम्स और चेहरे से टकराते हुए गर्म सांसों ने मेरा ज़हन बोझल कर दिया। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? रात अपनी है, यह आरामदेह हट अपना है, फिर तुम इतने बेसब्रे क्यों हो जा रहे हो? वो उसी सरगोशाना लहजे में कह रही थी। और कुछ नहीं तो जरा रवि और शंकर ही की शर्म करो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैंने फिजा में हाथ लहरा कर हाँक लगाई। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब कहो तो यही ख्याल मालकूस में सुनाओ। बस बस अब थोड़ी देर चुप रहो। उसने मेरे रुखसार को तपतपाते हुए कहा, देखो गौर से सुनो कि इस पर चित्रा कितनी खूबसूरत गजल गा रही है। उसके अंदाज में यक बयक बेपरवाही आ गई थी। वो अपने मर्द के बल पर गाती है। मैंने खींच खींच कर कहा, जिस दिन जगजीत सिंह ने उसे छोड़ दिया वो गाना बजाना भूल जाएगी। मैंने रुक कर 2-3 हिचकियां ली और अपना सर सोफे की पुश्त गाह से टिकाकर बात वहीं अधूरी छोड़ दी। मैंने याद खुली आंखों से देखा कि श्रीमान सिंह मेरी हालत को देखकर पसंदीदगी के अंदाज में सर हिला रहा था। फिर वो अपनी जगह छोड़कर रवि और पारो के पास पहुंच गया। मैंने अचानक आंखें खोल दी और एक झटके के साथ झूम कर मेज पर से सिगरेट का पैकेट उठा लिया। लिली बहुत गौर से मेरा जायजा ले रही थी और उसके चेहरे पर शौकी की जगह संजीदगी ने ले ली थी। मैंने सिगरेट निकालकर दानिस्ता फिल्टर के बजाय तंबाकू वाला सिरा होंठों में दबा लिया। दिया सलाई सुलगानी चाहिए तो वो उड़कर गिरफ्त से निकल गई। तीसरी दिया सलाई बदिक्कत तमाम रोशन हुई तो फिल्टर ने आग पकड़ने से इनकार कर दिया। दिया सलाई खत्म होने तक मैंने उसे यूं ही कालीन पर फेंक दिया। लिली ने बुखलाकर अपने सैंडल के तले से वो दिया सलाई बुझा थी और मेरे धाने से सिगरेट अलग करते हुए बड़बड़ाई, अब तुम काम से गए। हमें कच्चे शराबियों से चिढ़ होती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतने पीते क्यों? अब तुम्हें उल्टी और सीधी सिगरेट की भी तमीज नहीं रही। उल्टी? मैंने दीदे फाड़ कर हैरत से दुराया। तो तुम ही एक सिगरेट सुलगा दो, तुम्हारे ओंठों से तो ये वैसे ही जल उठेगी। क्या खूब ओंठ पाए हैं तुमने, सुर्ख याकूत के डले। वो हंस पड़ी। चढ़ चुकी है फिर भी हमें बनाने से बाज नहीं आते। मालूम होता है कि झूठ और शायरी सारे ही मर्दों की घुट्टी में पड़ी हुई होती है। फिर वो खड़े खड़े मेरे लिए सिगरेट सुलगाने लगी। उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए मैंने उसे खींच कर सोफे पर गिरा लिया और वो अरे अरे करती हुई ढेर हो गई। दिल्ली की हल्की सी इस्तरारी आवाज पर श्रीमान सिंह चौंक कर हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। उस वक्त तक वह रवि और रूपा के साथ बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहा था। होशियार रहना। उसने मेरी मौजूदगी को गोया नजरअंदाज करते हुए लिली से कहा, यह अब खतरनाक होता जा रहा है, मैं चंद मिनट में इसका बंदोबस्त करता हूँ। हमें यह अच्छा लग रहा है। लिली ने हंसते हुए कहा, बैठने के बाद तो साले का रूप कुछ और निकल रहा है। हाय। मैं अपने सीने पर हाथ मार कर कहा, क्या बात है, क्या औरतों के बीच साले होने लगे हैं? साले 12 मसाले चटपटे करारे। मैंने शिकस्ता लहजे में बेतुकी बकवास शुरू कर दी। जो कुछ मेरे मुंह में आ रहा था
वो मैं बके जा रहा था। और अजीब बात यह थी कि अब उन हरकतों से मुझे एक अजीब सा ज़हनी सुकून भी मिल रहा था। बगैर सोचे समझे बोलने की आज़ादी ने शायद मेरे ज़हन की कुछ गुमनाम गिरें खोलनी शुरू कर दी थी। यार अब क्या कर रहे हो? लिली ने मेरे दहाने पर हाथ रखकर श्रीमान सिंह से कहा, रवि और पारो को बाहर भेज दो, ये भी चांदनी रात में साहिल पर चहलकदमी का मजा ले लेंगे। ये एक बार नशे में बेसुध होकर सो गया तो फिर सुबह की खबर लाएगा। अब इसे निमट ही लेना चाहिए। हम जा रहे हैं डार्लिंग, रवि ने बोझल आवाज में कहा। पारो खुद खुली हवा में निकलने के लिए बेचैन है। तुम यहाँ ऐश करो, आई विश यू गुड टाइम एंड लक। वो पारो की कमर में हाथ डालकर उसे उसी तरफ लेता चला गया जिधर से हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। श्रीमान सिंह ने अपनी जगह पर जाकर मेज से गिलास उठाया और एक लंबी चुस्की लेने के बाद गिलास समेत हमारी ही तरफ आ गया। उस वक्त उसकी आंखों में शैतानी चमक पैदा हो चुकी थी। वो मेरे बराबर में आ बैठा और लिली उठकर हट के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलती। कहो ये लड़की कैसी है? लिली के चले जाने के बाद श्रीमान सिंह ने मेरे करीब खिसक कर पूछा। ये आज रात मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगी। मैंने नीम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, ऐसी दबंग लोंडिया बहुत मुद्दत बाद देखी है। ये तो मेरे होशो हवास पे छा गई है। तुम चाहो तो ये तुम्हारी हो सकती है। उसने अपना स्टार्ट लिया, लेकिन मैंने यके बाद दीगरे दो हिचकियां लेकर एक मर्तबा फिर अपना सर सोफे की पुश्त पर डाल दिया। श्रीमान सिंह ने मेरी औसान बहाल कराने के लिए पहले होले होले फिर जोर जोर से मेरे दोनों रुखसारों पर थप्पड़ लगाते हुए मुझे पुकारा, लेकिन मैं बस गूं गां करके रह गया। उसकी कोशिशों में आने वाली शिद्दत जब नगवारी की सरहदों में दाखिल होने लगी तो मैंने डूबने उबरने का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी आंखें फाड़ फाड़ कर मुंह चलाने लगता और कभी पूरी तरह इंटाखा फील हो जाता। उस दौरान में लड़खड़ाए हुए लहजे और टूटे फूटे फिक्रों में तकरीर के साथ इक्का दुक्का जो मानी फिक्रों का भी सिलसिला जारी रहा। और जब लिली एक गिलास के साथ दोबारा नमूदार हुई तो श्रीमान सिंह के सब्र का पैमाना लमरेज हो चुका था। उसने लिली की मदद से वो गिलास जबरदस्ती मेरे मुंह से लगाया और लीमू का बहुत ज्यादा तुरुश शरबत मेरे मैदे में उतार दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा नशे का वही एक मुअस्सर तोड़ था। बस अब इसे इसके हाल पर छोड़ दो। श्रीमान सिंह की आवाज मेरे कानों में आई। थोड़ी देर बाद ये उस काबिल हो सकेगा कि हम इससे मुज़ाकरात कर सकें। यार तुम भी कमाल के आदमी हो। वो लिली की आवाज थी। दुश्मन से ऐसे मीठे सलूक का तस्वुर हमारे लिए अनोखा है। यह बहुत ठीठ और हरामी है। श्रीमान सिंह की गुसीली आवाज बुलंद हुई। जिद पर अड़ जाए तो जान तक की परवाह नहीं करता। ये मारधाड़ से राय राज पर आने वालों में से नहीं है। आजकल अपनी मादा से बिछड़ा हुआ है। तुमसे मिलने के बाद खासा पिघला हुआ नजर आने लगा था। हो सकता है कि तुम्हारे लालच में मेरे जाल में फंस जाए। यार श्री, कुछ तो शर्म किया करो। तुमने जो कुछ कहा हम उस पर पूरे खलूस से अमल कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये तो सोचा होता कि हम कोई आम बाजारी औरत नहीं, तुम्हारी दोस्त हैं। मगर सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, तुम्हारी फहरिस्त भी खासी लंबी है। मर्सिडीज की कहानी तुम सुना ही चुकी हो। दिल फेंक बुड्ढे बहुत घाघ और चालाक होते हैं। उन्हीं औरतों को दाना डालते हैं जिनसे तवक्कुआत होती हैं। तुम्हारी शोहरत से वाकिफ होने के बाद ही उसने प्याजियों का सिलसिला शुरू किया होगा। तुम ये काम पारों से भी ले सकते थे। लिली ने शिकायत की, हमें क्यों आगे बढ़ाया? वो हसीन जरूर है, मगर सूखी सड़ी लड़कियों से मैं घबराता हूँ। पता नहीं कब किसकी पसलियां टूट जाए। फिर आजकल रवि उसके बारे में संजीदा है, वो उसे रोक सकता था। रवि का बाप पारो जैसी बेनामो निशान लड़की को मरकर भी अपनी बहू नहीं बनाएगा। ये मोटी सी बात उन दोनों की अकल में नहीं आ रही। जिस दिन रवि का बाप ताव में आकर उसे हर चीज से आग करेगा, उसी दिन पारो अपने कंगाल महबूब को छोड़कर फुर से किसी के साथ उठ जाएगी। बस अब चुप रहो। देखो शायद इसे होश आ रहा है। इसे सोफे पर गिराकर इसका सर अपने जानों पर रख लो। मेरी बदन की खफीफ सी जुम्बिश पर श्रीमान सिंह की इस्तरारी आवाज उभरी। मेरा ख्याल है कि इस फरमाइश पर लिली ने उसे मुलामत अमेज नजरों से घूरा होगा, क्योंकि उसने जुबान से एक लफ्ज भी कहे बगैर चंद सानियों बाद श्रीमान सिंह की हदायत को अमली जामा पहना दिया। श्रीमान सिंह की दुश्मनी का वो अंदाज वाकई बहुत लतीफ और सुरूर अंगेज था, लेकिन मैं उससे ज्यादा देर तक लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता था। इसी थोड़ी देर बाद मैंने गनूदगी और बैकी हुई आवाजों के साथ कुशलमंदी का इजहार करते हुए रफ्ता रफ्ता आंखें खोलती। उस वक्त लिली का फसूं खेज चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ था। मुझसे निगाहें चार होती वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्र है कि तुम होश में आ गए। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। उसने नरमी और आहिस्तगी के साथ मेरा सर सोफे पर रखा और वहां से चली गई। मैं चंद सानियों तक दीदे फाड़े उसी समत में देखता रहा जिधर वो गई थी। फिर किसी महरूम और मजलूम शराबी की तरह उसके फराक में बुड़बुड़ाने लगा। श्रीमान सिंह ने मुझे सहारा देकर बिठा दिया। मुझे मालूम है तुम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो। श्रीमान सिंह ने अपनी मकाराना गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, और वादे के मुताबिक मेरे लिए काम कर रहे हो। मैं अपने दोस्तों और साथियों की बहुत कदर करता हूँ, और इसलिए मैंने आज ये बंदोबस्त किया है ताकि तुम खुद देख लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी अब तक की कारकर्दगी की पूरी रिपोर्ट दो। मैं उस दौरान में खाली ज़हनी के आलम में उसका चेहरा तकता रहा। जब वो खामोश हुआ तो मैंने हसरत भरी आवाज में पूछा, वो कहाँ चली गई?
गुस्से से श्रीमान सिंह के चेहरे के कदोकाल तक बिगड़ कर रह गए। मुझे अंदाजा था कि मेरे उस गैर मुतल्लिक सवाल पर उसकी हड्डियां तक सुलग उठी होंगी, मगर उसने खुद को बेकाबू नहीं होने दिया और नरमी से बोला, वो भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तुम मुझे यह बताओ कि मुल्ला सरकार कहाँ है। उस वक्त मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सोचा और फैसला कर लिया कि उस मरहले पर मुझे बात आगे बढ़ानी चाहिए। अगर मैं टाल मटोल से काम लेता रहता या मुल्ला सरकार की तरफ से अपनी यकसर लाइल्मी का इजहार करता तो मेरी जात में श्रीमान सिंह की दिलचस्पी खत्म हो जाती, फिर वो तशद्दुद की राह इख्तियार कर सकता था। उस बारे में उसे जरा सी भी उम्मीद दिलाई जाती तो उसका मुसालिहाना रवैया बरकरार रह सकता था। मुल्ला सरकार वो सुरंगों में छुपा हुआ है। मैंने चौंक कर कहा, केटियों के इलाके में उन लोगों ने जंगल के नीचे जमीन खोद कर अंदर ही अंदर रास्ते बनाए हुए हैं जिनमें कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता। वो उन्हीं सुरंगों में अपने दोस्तों के साथ रह रहा है। मेरा वो उम्मीद अफजा जवाब सुनकर श्रीमान सिंह का चेहरा दमक उठा और उसने पहले जैसी आवाज में पूछा, उसके दोस्त कौन है? तुम्हें यह खबर किससे मिली है? मुझे नहीं मालूम कि उसके दोस्त कौन है। जिन लोगों तक मेरी रसाई है मैं उनसे आगे किसी को नहीं जानता, मगर वो कहाँ चली गई? आखिर में मैंने फिर टेप का मिसरा जड़ दिया। मैं उसे अभी बुलाता हूँ, श्रीमान सिंह ने मुंह बनाकर कहा और लिली को आवाज देने लगा। लेकिन तुमने गजाला के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसे शिकवा किया। एक ही बात को बार बार दोहराना लाहासिल है। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो नई दिल्ली में है। मैं उसे जल्द अज जल्द यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे आगे मेरे बस की बात नहीं है। देखना होगा कि वो कब तक वापस आती है। और वो हांगकांग वाली लड़की? मैंने मखमूर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं तुम्हें कौन उल्टी सीधी खबरें पहुंचाता रहता है। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि वो गजाला नहीं शकुंतला देवी है। उसी वक्त लिली हंसती हुई वापस आके उस बार उसने चुस्त लिबास की जगह ढीला ढाला मर्दाना शब ख्वाबी का लिबास पहना हुआ था। ये बार बार तुम्हें याद कर रहा है। श्रीमान सिंह ने उसे आंख मारकर कहा, थोड़ी देर के लिए इसके पास बैठी रहो ताकि ये तसल्ली से मेरी बातों का जवाब दे सके। लिली खिलखिलाकर हंसते हुए मेरे करीब आ बैठी और बोली, हमें क्यों याद कर रहे हो? उस लम्हे तक मैं उस खेल में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन लिली के आखिरी सवाल में कुछ ऐसा बाजारी अंदाज पहना था कि मुझ पर यक बयक उकताहट ने हमला कर दिया और मैं अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है, उठ क्यों गए? हमारे पास ही बैठे रहो ना, लिली ने इठला कर कहा। रात खासी होगी, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने श्रीमान सिंह से बोझल लहजे में कहा। आप कहाँ जाओगे? उसने हैरत से कहा, तुम्हारी हालत इस काबिल नहीं है कि गाड़ी चला सको। हालत संभलेगी तो निकल जाना, इस वक्त की खड़ियां नाले में जा गिरोगे। नहीं, ताज़ा हवा लगेगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारे लीमू ने खासा काम कर दिखाया है। श्रीमान सिंह अपनी जगह छोड़कर अचानक मेरे सामने आ गया और तमस्कराना लहजे में बोला, अभी तो लिली भी तुमसे कुछ राजो न्याज करेगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसकी दोस्ती में तुम खजाला को भूल जाओगे। बस मुझे 2-4 बातें और बता दो, फिर मैं तुम्हें लिली के साथ छोड़ दूंगा। अब और क्या जानना चाहते हो? मैंने ख्वाबनाक नजरों से घूरते हुए पूछा। मुल्ला सरकार के बारे में तुम्हारी इतलात के क्या जराए हैं? वो यक बयक संजीदा हो गया। पता नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं नशे की झोंक से निकलने की अदाकारी करते हुए कहा, तुम्हें मालूमात दरकार थी, वो मैंने तुमको मुहैया कर दी। अब तुमको अपना वादा पूरा करना है, जिसकी रोह से गजाला को जल्द अज जल्द मेरी तहवील में होना चाहिए। लिली ने पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल दिया और बेतकल्फी के साथ बोली, हमारे होते हुए तुम किसको याद कर रहे हो? ये गजाला कौन है? हमसे अच्छी और दिलकश तो हरगिज नहीं होगी। मुझे बोलने का मौका दिए बगैर श्रीमान सिंह ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारी मालूमात के जराए मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं हर कीमत पर जल्द अज जल्द मुल्ला सरकार से राब्ता करना चाहता हूँ। जब तक वो लोग सामने नहीं आएंगे मैं अपने मिशन में कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सकूंगा। तुम बज़ाहिर एक सफारतकार हो। मैं लम्हा बलमा नशे के असरात से आज़ाद होने का तासुर देते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी पुरस्रार दिलचस्पियों से यह जाहिर है कि तुम्हें ज़ेर ज़मीन दुनिया के लोगों और उनके तौर तरीकों से खासी वाकफियत हासिल है। अंदरूनी सिंध से बहुत से ऐसे लोग जो कानून का मतलूब हैं कराची आते रहते हैं और यहाँ ऐशो इशरत के चंद रोज गुजारने के बाद दोबारा अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। उन्हीं में से किसी के जरिए ये खबर मुझ तक पहुंची है। मैं उसी का नाम जानना चाहता हूँ। श्रीमान सिंह ने इस तरारी लहजे में कहा, नाम जानना तुम्हारे लिए बेसूत होगा, क्योंकि वो तुम्हारी दस्तरस से बाहर है। वो मेरा काम है और फिर तुम किस काम आओगे? मैं तुम्हारे राब्ते इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम नाम बताकर इस किस्से को खत्म करो। लिली ने बेपरवायाना अंदाज में मुझे उकसाते हुए कहा, इन खुश्क बातों से फारिग होकर हमें आराम भी करना है। यह हसीन रात ऐसी खुश्क और बेसरोपा बातों में बर्बाद नहीं की जा सकती। रहीम बख्श चाचड़, मैंने कहा। मुल्ला सरकार के बारे में खबर का जरिया वही बना था।